हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी बुक्स में। एक है फॉरेन एक्सचेंज रेट के नाम से और दूसरे चैप्टर का नाम तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ही रहेगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर से। तो सबसे पहला ही टर्म हमारा है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अपनी कंट्री की करेंसी को छोड़कर बाकी दूसरी कंट्री की जितनी भी करेंसीज होती हैं वो सारी करेंसीज हमारी फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज का एक सिंपल सा टर्म हमने सीखा हुआ है फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है वो रेट जिस रेट पे दो कंट्री की करेंसी आपस में एक्सचेंज की जा सकती है। जैसे कि अगर आपको कोई एक यूएस डॉलर परचेज करना है तो इंडियन रुपी कितना पे करना पड़ेगा आपको उसके लिए? तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है 78 कि सपोज आपको एक डॉलर के बदले में अपने इंडियन रुपीज 78 रुपीज अगर आपको पे करने पड़ रहे हैं तो ये हमारा वो रेट है जिसपे दो करेंसीज आपस में एक्सचेंज की जा सकती है। ठीक है, सो एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। ठीक, अब ये जो रेट डिसाइड किया जाता है, इस रेट को डिसाइड करने के हमारे पास 3 सिस्टम है। 3 तरीके से इस रेट को डिसाइड किया जा सकता है। पहले का नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरे का नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और थर्ड का नाम है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम 1 बाय 1 तीनों का एक्सप्लेनेशन लेंगे, फिर एक डिफरेंशिएट की तरह इसको देखेंगे और देखेंगे किसके क्या मेरिट्स और क्या डिमेरिट्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को ही एक्सप्लेन करते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपके टॉपिक का नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ऐसा रेट है जो फिक्स रहता है। अब अगर कोई रेट मार्केट डिसाइड करती होगी, देखो 2 लोग डिसाइड करते हैं रेट, या तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है या मार्केट डिसाइड करती है। अगर कोई रेट मार्केट डिसाइड करती होगी, अब मार्केट में तो इतने सारे कंज्यूमर्स हैं, इतने सारे हमारे पास सेलर्स हैं। देखो करेंसी के भी बायर्स और सेलर्स होते हैं, तो मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो सबकी डिमांड और सबकी सप्लाई के अकॉर्डिंग अगर कोई रेट डिसाइड किया जाएगा तो क्या वो रेट सेम रहेगा, फिक्स रहेगा? वो हर बार अलग होगा। हर बार अलग होगा क्यों? क्योंकि डिमांड बदलती रहेगी, सप्लाई बदलती रहेगी। तो अगर मुझे कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पर रेट फिक्स किया जाए तो वो रेट फिक्स करे कौन? गवर्नमेंट। सीधा सा आपके पास आंसर है, गवर्नमेंट फिक्स करे। तो यस, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि ये वो रेट है जहां पर रेट कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, उसने फिक्स कर दिया है। ठीक, सेकेंड है हमारे पास, अब इसका पर्पस क्या है, क्यों हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट रेट फिक्स करे? भाई देखो, अगर कोई रेट रोज चेंज होगा तो फ्लक्चुएशंस आएंगी, बार बार फ्लक्चुएशंस आएंगी। कभी फिर इंपोर्ट महंगा होगा तो कभी सस्ता होगा, कभी एक्सपोर्ट महंगा होगा तो कभी सस्ता होगा। ऐसे में एक सिंगल अमाउंट पे पहुंचना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। हो सकता है मैंने आज किसी रेट से ट्रांजेक्शन करी हो, कल उसी चीज का रेट फ्लक्चुएट हो गया हो, तो कल वो रेट चेंज हो जाने की वजह से जो टोटल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे हमारी कंट्री के अंदर। सो टू एंश्योर द स्टेबिलिटी इन द फॉरेन ट्रेड एंड द कैपिटल मूवमेंट्स, इस सब चीजों के लिए भी समटाइम्स जो रेट है हम चाहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उस रेट को फिक्स करे। ठीक है, अब स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट करती क्या होगी? देखो, आप मुझे बताओ किसी सामान को कब खरीदना फायदेमंद होता है? जब वो सस्ता होता है, जब या वो महंगा होता है? जब वो सस्ता होगा, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो फॉरेन करेंसी तब खरीदती है जब वीकर रेट चल रहा होता है। वीकर रेट मतलब जब सस्ती चल रही होती है करेंसी मार्केट के अंदर, और जब उसके पास करेंसी आ जाती है फिर उसे मार्केट में दिख रहा है कि रेट जो है वो हाई जा रहा है, स्ट्रॉन्गर रेट है, तो उस टाइम पे सेल ऑफ करना स्टार्ट कर देती है। तो खुद अपने आप ये सारे काम करके गवर्नमेंट मेंटेन करती है एक फिक्स्ड रेट। ठीक है, उसके बाद बट देखो इन सभी चीजों को करना आसान नहीं है। अब गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे सब कुछ एडजस्ट कर रही है, आपको तो रेट उसने फिक्स करके दे दिया है, लेकिन मार्केट में तो रेट चेंज हो रहा है ना, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट अपने पास लार्ज रिजर्व्स मेंटेन करती है ऑफ द फॉरेन करेंसी, ताकि एक्सचेंज रेट मैनेज किया जा सके, ताकि जो फ्लक्चुएशंस है इसको अवॉइड किया जा सके। जब भी उसे लगता है कि यार चेंजेस आ रहे हैं तो अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करती है उस चीज को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हर कंट्री, इसके अलावा ईच कंट्री कीप्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड।
उसके अलावा यहाँ तो मैंने बात करी कि एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के टर्म्स में एक्सचेंज हो रही है, बट सम टाइम एक करेंसी कुछ अदर चीजों के साथ भी, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स के साथ भी जो है कंपेयर की जाती है, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, इन टर्म्स ऑफ सिल्वर और इन टर्म्स ऑफ सम प्रीशियस मेटल्स, कि अगर मुझे $1 खरीदना है तो मुझे कितना गोल्ड एक्सचेंज करना पड़ेगा या कितना सिल्वर एक्सचेंज करना पड़ेगा, या कोई भी मेरे पास अगर अदर प्रीशियस मेटल है तो मुझे कितना एक्सचेंज करना पड़ेगा। इन सभी चीजों को बोलते हैं एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। जब आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी को किसी फॉरेन करेंसी के टर्म्स में टाइड अप कर देते हो, यानी कि जैसे मैंने कहा कि ये डिसाइड हो गया, टाइड अप हो गया है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पैगिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? पैगिंग। ठीक है, और इसीलिए इसका दूसरा नाम भी यही है, पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, हमने एक तरीके से इसको पैक्ड कर दिया है। उसके बाद और अपनी करेंसी की वैल्यू जब आप इन टर्म्स ऑफ गोल्ड डिसाइड करते हो या इन टर्म्स ऑफ करेंसी भी, तो उसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। क्या बोलते हैं? पैरिटी वैल्यू। ये कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहली चीज इन शॉर्ट अगर हम देखें, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर रेट कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्यों करती है? बिकॉज टू एंश्योर द स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। तीसरा, करती क्या है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए? तब खरीदती है फॉरेन करेंसी जब वीकर रेट होता है, और सेल ऑफ कर देती है जब हमारा स्ट्रॉन्गर रेट चल रहा होता है। इन सभी चीजों को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को लार्ज रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं। उसके अलावा हमें एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के टर्म्स में भी अपनी करेंसी को सेट करना पड़ता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस मेटल। जब हम गोल्ड के टर्म्स में या अदर करेंसी के टर्म्स में इसको निकालते हैं तो उसको पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी कहते हैं, और जब एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ टाइड अप हो जाती है तो उस सिस्टम को पैक्ड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या होता है। अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं। सबसे पहला मेरिट तो यही है, देखो जो हमने इसका पर्पस ही पढ़ा कि गवर्नमेंट क्यों फिक्स कर रही है एक्सचेंज रेट, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। तो पहला मेरिट यही है, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की वजह से बिल्कुल भी रेट को फ्लक्चुएट नहीं किया जाता है। अब जब स्टेबिलिटी दिखती है ना, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, एज वेल एज जो फॉरेन ट्रेड होता है वो भी प्रमोट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बायर होगा भाई, जो भी हमारे इंपोर्टर होगा, उसे पता होगा ना कि कितनी वॉल्यूम का और कितनी वैल्यू का जो आउटपुट है या जो गुड्स और सर्विसेज है वो अवेल करने वाला है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। सेकेंड, इट प्रमोट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। यही मेरिट आपको फर्दर 2 मेरिट्स निकाल के देता है, क्योंकि स्टेबिलिटी है इसी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो पा रही है, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा उसी कंट्री में पैसा लगाना चाहेगा जहां उसे स्टेबिलिटी दिखेगी, क्योंकि इनस्टेबिलिटी एक फियर क्रिएट करती है इन्वेस्टर की माइंड में कि कहीं उसका पैसा डूब ना जाए या कम ना हो जाए। ठीक है, उसी तरीके से तीसरी आपको बेनिफिट या तीसरा मेरिट आपको देखने को मिलेगा, इट प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड। प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड। अब जितने भी एक्सपोर्टर या जितने भी इंपोर्टर्स होते हैं उन लोगों को ये पता होता है कि क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है, क्योंकि फिक्स्ड हो चुका है। वो अपने आप ही एक एस्टिमेट भी बना सकते हैं ना कि यार हमें इतने का सामान खरीदना है, बट वहीं पे अगर रेट फ्लक्चुएट करेगा तो हमेशा उनका जो वॉल्यूम है इंटरनेशनल ट्रेड का वो डिफर करेगा। तो यहाँ पर ऐसे में एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो होते हैं वो रेसिस्ट करते हैं ऐसी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो अगर स्टेबल है तो प्रमोट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को। इट विल प्रिवेंट द स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। स्पेक्युलेशंस होती हैं, आपने मतलब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट में क्या होता है, आपको पता है कि वहां पे जो स्टॉक्स होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती और घटती है। आपको ये भी पता होगा कि एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी होती है। जिस तरीके से नॉर्मल चीजों की मार्केट होती है, ऐसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी होती है जहां पर करेंसी को ही खरीदा और बेचा जाता है। और जब करेंसी को खरीदा बेचा जाता है ना, तो एक अनुमान भी लगाया जाता है, और अनुमान ये बताता है कि कब रेट हाई और लो होने वाला है। मतलब इसका एक हेल्दी स्पेकुलेशन किया जाता है। बट जहां पर करेंसी फिक्स ही कर दी गई है, जहां पर रेट ही फिक्स कर दिया गया है, वहां पे कैसा स्पेकुलेशन? तो यहाँ पे ऐसी कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज नहीं होती है। लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज है हमारी जो पूरी कंट्री की इकोनॉमी को अफेक्ट करती है।
और ये जो आपकी मार्केट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। तो जब एक चीज फिक्स हो जाती है ना, तो चीजों का इंपैक्ट फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। बट अगर कोई चीज फ्लक्चुएट करती रहती है तो हर बार उसका इंपैक्ट भी डिफर करेगा ना, तो पॉलिसीज बनाने में फिर दिक्कत आती है। बट अगर रेट फिक्स है तो पॉलिसीज बनाने में, उनको इंप्लीमेंट करने में, उनका इंपैक्ट जानने में हमें आसानी रहेगी। ठीक है, मेरिट्स क्लियर हो गए। अब डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है कि जो हमने अभी इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं, और कई बार वो ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, सेकंड वन इज समटाइम्स इट विल बिकम डिफिकल्ट टू फिक्स एक्सचेंज रेट। ऐसा हर बार नहीं हो सकता गवर्नमेंट के लिए भी कि हर बार वो रेट फिक्स कर पाए, कई बार रेट फिक्स करना डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड वन इज एक्सचेंज रेट आर नॉट फिक्स्ड। हम कह रहे हैं कि एक्सचेंज रेट फिक्स्ड होते हैं, बट समहाउ वो फिक्स नहीं होते। मतलब आप कह रहे हो कि आपने $1 को 78 रुपीस के साथ पैक्ड कर दिया है, बट मार्केट फोर्सेस अगर हाईली फ्लक्चुएबल है, हाईली फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो ऐसे में किसी एक रेट पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे बात? हमने कंप्लीट किया फिक्स्ड। अब स्टार्ट करते हैं फ्लेक्सिबल के बारे में पढ़ना। फ्लेक्सिबल क्या है? चेंजेबल, जिसको आप चेंज कर सकते हो। हाँ, और चेंज कहां से आता है? मार्केट फोर्सेस से। चेंज हमेशा मार्केट लेकर आती है, और मार्केट में दो फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, तो it refers to the system in which exchange rate is determined by the demand and supply of different currencies in the foreign exchange market। ये जो हमारी पूरी एक मार्केट है, इस मार्केट के अंदर अलग अलग कंट्री की करेंसीज है, और उनकी अपनी डिमांड और अपनी सप्लाई है, और उसकी वजह से जो रेट डिसाइड हो रहा है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। ठीक है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन सिर्फ कहाँ है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में। यहाँ गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, मार्केट फोर्सेस ही यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जो है वही एक्सचेंज रेट डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि हमें कुछ मेंटेन नहीं करना है फ्लेक्सिबल के अंदर, तो जैसे यहाँ आपको रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा रिजर्व मेंटेन नहीं करना है। और इसके फर्दर टू और नेम से आप इसे जानते हो, फ्लोटिंग और फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, क्लियर? अब इसके भी कुछ मेरिट्स हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन रहता है। आपको पता है ना, हर इकोनॉमी का एक इक्विलिब्रियम लेवल होता है। आप हमारी डिमांड और सप्लाई फ्लक्चुएट होती है, वो फ्लक्चुएशन अपने आप एक दूसरे को ठीक कर लेती है। आपको याद है हमने ADAS पढ़ा है? हाँ। उस ADAS में भी तो कई बार ऐसा होता था ना कि AD ग्रेटर देन AS होता था, या कभी AS ग्रेटर देन AD होता था। तो मार्केट की सिचुएशन अपने आप ही इन दोनों को बराबर कर देती थी ना। ऐसे यहाँ पर भी होता है, कभी सप्लाई ज्यादा होती है तो कभी डिमांड। तो मार्केट की कंडीशन अपने आप ही एडजस्टेबल होती है, तो अपने आप आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल है यहाँ पे वो मेंटेन हो जाता है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस है हमारे पास। सेकंड वन इज वही यहीं से निकला ये, नो नीड फॉर द ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। यहाँ पे कोई आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अपने आप सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम है। क्योंकि ये यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई वेस्टेज नहीं है। आपके मार्केट फोर्सेस ही सब काम कर लेते हैं, आपको कुछ यहाँ पे ज्यादा काम करना ही नहीं पड़ता। आपको सिर्फ देखना है डिमांड क्या चल रही है, सप्लाई क्या चल रही है, कहां पर वो इंटरसेक्ट कर गए हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो जाता है उसी पॉइंट पे रेट डिसाइड हो जाता है। ठीक है, बट डिमेरिट क्या है? फ्लेक्सिबल है तो इंस्टेबिलिटी तो होगी। एक ही चीज मिल सकती है, या तो आप मैरिट्स की तरफ जाओ, और अगर मैरिट्स लोगे तो कुछ डिमेरिट्स फेस करने पड़ेंगे। यहाँ स्टेबिलिटी थी लेकिन अदर डिमेरिट्स थे हमारे पास, तो यहाँ पर तो इंस्टेबिलिटी होती है। जो इसके मैरिट्स हैं वही कहीं ना कहीं इसके डिमेरिट्स बन जाते हैं। जैसे वहां स्पेक्यूलेशन नहीं है, बट यहाँ स्पेक्यूलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो रेट लगातार चेंज होता रहता है ना, तो जब रेट चेंज होगा तो हमें स्पेक्यूलेशन तो करने पड़ेंगे। यहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी क्रिएट होता है। अगर कभी डिमांड ज्यादा आ गई फॉरेन एक्सचेंज की, तो डिमांड ज्यादा आना हमेशा इन्फ्लेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास थर्ड रेट है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। नाम में है मैनेज्ड फ्लोटिंग, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। अभी हमने पढ़ा फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड में हमने देखा रेट फिक्स हो गया, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। फ्लेक्सिबल में हमने देखा मार्केट फोर्सेस हैं जो उसको चेंज कर रही हैं, और उसी का दूसरा नाम हमने पढ़ा था भी फ्लोटिंग। यहाँ पे मैनेज्ड का मतलब है कि रेट फिक्स है, यहाँ पर वो उस चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं कि रेट फिक्स है, मैनेज किया जा रहा है रेट को। और फ्लोटिंग जो फ्लोटिंग है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेट चेंज भी हो रहा है। इसका मतलब ये एक ऐसा रेट है जो दोनों की हेल्प से डिटरमाइन किया जाता है,
जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी है एज वेल एज मार्केट फोर्सेस भी कहीं ना कहीं इसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो मैनेज फ्लोटिंग एक रेट सिस्टम क्या है? इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, या मार्केट फोर्सेस भी है, यानी कि डिमांड और सप्लाई भी है, एंड द सेंट्रल बैंक, यानी कि हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई, वो भी इन्फ्लुएंस करता है द रेट थ्रू द इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि जब उसे लगता है ना कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही है, बहुत ज्यादा रेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक को एंटर करना पड़ता है। और उस टाइम पे जब फ्लेक्सिबल रेट चल रहा हो और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही हो, और तब सेंट्रल बैंक अगर आके इंटरवेन करना शुरू कर दे, तो फिर वो मैनेज फ्लोटिंग बन जाता है। तो मैनेज फ्लोटिंग में दोनों का ही रोल आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे एक हाइब्रिड सिस्टम कहा जाता है। हाइब्रिड क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट भी है जहां पर आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, और फ्लोटिंग भी है क्योंकि यहाँ पे मार्केट फोर्सेस भी है। अब सेंट्रल बैंक क्यों घुस रहा है इस मार्केट के अंदर? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसे फ्लक्चुएशन को कुछ लिमिट्स में रखना है। अगर हम फ्रीली छोड़ देंगे ना, देखो हर एक चीज, तो हर मार्केट में फिर वही मैनिपुलेशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वो सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब वही धोखाधड़ी वगैरह ये सब शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक आएगा और लिमिट सेट करेगा कि इससे ज्यादा चीजें नहीं चेंज होनी चाहिए। अब क्योंकि यहां पर फिर से सेंट्रल बैंक इंटरवेन कर रहा है उस चीज को मेंटेन करने के लिए, तो उसे रिजर्व भी मेंटेन करना पड़ता है, ताकि जो भी उनकी टारगेट वैल्यू उन्होंने सोची है, जो भी टारगेट वैल्यू उन्होंने सोची, उस टारगेट वैल्यू को वो मेंटेन कर सके। तो एक कंक्लूजन है कि जब भी रेट को मेंटेन करना है तो रिजर्व्स तो बनाने पड़ेंगे, और जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो रिजर्व्स बनाने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं कि सेंट्रल बैंक को एंटर करना पड़ रहा है, इसका मतलब मार्केट में कुछ सही नहीं चल रहा होगा। तो नाम भी देखो ना उसका क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है, यानी कि जब फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते होंगे। क्लियर? तो हमने तीनों सिस्टम्स पढ़ लिए हैं। इन्हीं तीनों सिस्टम्स से रिलेटेड कुछ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके क्वेश्चन पूछा जाता है, बट उसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए था इन तीनों सिस्टम का, ठीक है। हमने पढ़े थे फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम, जहां पर हमने तीन तरीके के सिस्टम पढ़े थे। एक था हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिर दूसरा था हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और थर्ड था हमारे पास मैनेज फ्लोटिंग। उन्हीं सिस्टम से ही निकल कर आए हैं ये दो कॉन्सेप्ट्स, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू, और यहां पर हम बात कर रहे हैं करेंसी डेप्रिसिएशन की। तो करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि जब किसी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के टर्म्स में फॉल हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उसे हम करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले मुझे $1 के बदले में 70 रुपए देने पड़ रहे हैं, लेकिन आज अगर मुझे उसी $1 के बदले में 78 देने पड़ रहे हैं, तो दिस इज नोन एज करेंसी डेप्रिसिएशन। आप ये मत देखना कि रुपी इंक्रीज हो गया है, आप ये देखो कि जो वैल्यू ऑफ यूनिट हम परचेज कर रहे हैं वो तो सेम है। जहां पर पहले वो एक यूनिट सिर्फ 70 रुपए में मिल रही थी, आज वही यूनिट आपको 78 रुपीज में मिल रही है, तो ये आपका शो करता है करेंसी का डेप्रिसिएशन। अब इसका सीधा सा मतलब मुझे बताओ, किसकी करेंसी सस्ती हो गई है? इंडिया की। इसका मतलब इंडियन करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की वैल्यू के टर्म्स में डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया है। अब अगर हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया है, तो हमारे लिए फॉरेन गुड्स सस्ते पड़ेंगे या महंगे? महंगे पड़ेंगे। तो यहां से देखो आपको एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि जब करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है, रटना नहीं, बिल्कुल भी समझना, कि जब करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है इसका मतलब हमारी करेंसी सस्ती हो गई है, हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया है। डॉलर महंगा होते ही फॉरेन गुड्स हमारे लिए डियरर हो जाते हैं। डियरर का मतलब होता है एक्सपेंसिव, कॉस्टली, ठीक है। और वहीं पे उन लोगों के लिए हमारे गुड्स क्या हो जाएंगे? डोमेस्टिक गुड्स चीपर, क्योंकि हमारी करेंसी सस्ती हो गई ना। अगर हमारी करेंसी सस्ती हो गई इसका मतलब वो हमारे यहाँ का सामान ज्यादा खरीद सकते हैं, तो इसका मतलब डोमेस्टिक गुड्स क्या हो गए होंगे? चीपर। यहां तक बात समझ आई या नहीं? अब इसका इफेक्ट आप अपने आप जज कर लोगे। अगर डोमेस्टिक गुड्स सस्ते हो गए हैं और फॉरेन गुड्स महंगे, तो इंपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे लिए फॉरेन गुड्स महंगे हो रहे हैं ना, तो हम इंपोर्ट्स गिराएंगे ना, हम इंपोर्ट्स कम करेंगे ना, क्योंकि हमारे लिए बाहर का सामान खरीदना महंगा पड़ रहा है, तो इंपोर्ट्स डाउन हो जाएंगे। बट उन लोगों के लिए हमारे डोमेस्टिक गुड्स सस्ते पड़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ से हमारे यहाँ से ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर जाएगा, इसका मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। सीधी सी बात।
अगर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास पैसा आएगा इसका मतलब नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? ऐसे याद हो गया। कौन सा एक्सचेंज रेट होता है ये? फ्लेक्सिबल। ये फॉलो किया जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, ठीक है। बस अगर ये समझ में आ गया, एप्रिसिएशन अपने आप आ जाएगा। जहां पर डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन वैल्यू है वहीं पर एप्रिसिएशन इंक्रीज इन वैल्यू है, कि फॉरेन करेंसी के टर्म्स में हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मुझे $1 के बदले में 80 रुपए भरने पड़ रहे थे, अब मुझे उसी $1 के लिए सिर्फ 75 रुपीज देने पड़ रहे हैं। सस्ता हो गया ना मेरे लिए डॉलर, तो इसे बोलेंगे करेंसी का एप्रिसिएशन। अच्छा जी, अब जब करेंसी का एप्रिसिएशन हुआ, अब किसकी करेंसी सस्ती हुई? कंपैरिजन करना, पहले के कंपैरिजन में उनकी सस्ती हो गई। अब जब उनकी करेंसी सस्ती हो गई तो हमारे लिए फॉरेन गुड्स क्या हो गए? अब हमारे लिए फॉरेन गुड्स चीपर हो गए, और हमारे खुद के गुड्स उनके लिए क्या हो गए? डियरर, जिसे आप एक्सपेंसिव, कॉस्टली कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब बताइए इंपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा करेंसी एप्रिसिएशन से? भाई हमारे लिए फॉरेन गुड्स सस्ते हो रहे हैं तो हम यहाँ पर इंपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट्स का क्या होगा? उनके लिए हमारा सामान महंगा पड़ रहा है तो क्या हो जाएंगे? एक्सपोर्ट्स घट जाएंगे। जब एक्सपोर्ट्स घट जाएंगे तो नेशनल इनकम भी घट जाएगी। ये भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में चलता है। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन दोनों फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का पार्ट है। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये कंप्लीट कर लीजिए। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन वो कौन से एक्सचेंज रेट का पार्ट थे? फ्लेक्सिबल। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी तो है हमारे पास। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में भी तो करेंसी की वैल्यू ज्यादा और कम होती होगी, तो उनको यहां पर बोला जाता है डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो समटाइम्स हमसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है बिटवीन द डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन या रीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन, ठीक है। तो मैंने उस डिफरेंस की फॉर्म में ही लिखा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन का। तो सबसे पहले मीनिंग अगर आप देखोगे आपको बिल्कुल सेम लगेगा, दैट devaluation refers to the reduction in the price of domestic currency in terms of foreign currency। अभी हमने डेप्रिसिएशन की भी तो यही डेफिनेशन पढ़ी कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। बट ये काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। लेकिन डेप्रिसिएशन में अगर आप देखो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, यहां हमने लिख दिया फॉल इन वैल्यू, बट वो किसके थ्रू होती है? बाय द मार्केट फोर्सेस। डिफरेंस यानी कि डिवैल्यूएशन कब देखने को मिलेगा? गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ही यहाँ पर डिसीजन लेती है। बट डेप्रिसिएशन आपको हर बार देखने को मिलेगा जब जब मार्केट फोर्सेस चेंज होंगे, या तो एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा या डेप्रिसिएशन। तो यहां पर चलता है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो डीवैल्यूएशन है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट है। ये तो था डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। अब रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन क्या है? रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट। जहां पर वो रिडक्शन है प्राइस का, ये इंक्रीज है। यहाँ पे गवर्नमेंट या तो करेंसी को क्या कर रही है? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ये गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है। बट वहीं पे जब मार्केट फोर्सेस की वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू राइज या फॉल हो रही है, तो राइज वाले केस को हम क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन, ठीक है। मैंने इसके आगे के डिफरेंस नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि यही दो पॉइंट्स यहाँ पर भी आते हैं आपके, यहाँ पर भी यही दो पॉइंट बिल्कुल सेम आएंगे कि ये भी गवर्नमेंट की वजह से होता है, ये मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है। यहां पर भी ये भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट है और ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अगर आपको एग्जाम में आता है रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन, तो यही दोनों सेम पॉइंट आप इसके आगे ऐड कर देना, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये दो पॉइंट बीच में रखे, डिफरेंसेस ऊपर नीचे। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक के कॉन्सेप्ट में? डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की हमें डिमांड कब होती है और हम सप्लाई कब करते हैं। अब देखो, डिमांड और सप्लाई से पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि डिमांड से मतलब है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कुछ सामान खरीदना होगा फॉरेन करेंसी में। डिमांड हमेशा आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। जब भी आप किसी चीज के लिए किसी चीज की डिमांड करते हो तो डिमांड हमेशा आपके खर्चे को ही रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को डिमांड करो दैट मींस आपको कुछ खरीदना है तो पैसों की जरूरत है। तो डिमांड हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आउटफ्लो को। वहीं पे सप्लाई किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? इनफ्लो, कि हमारे पास वो फॉरेन करेंसी आएगी, यहाँ पर हम कुछ सामान ऐसा दे रहे होंगे जिसकी वजह से हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है। तो डिमांड को रिप्रेजेंट करने के आपके पास ये कुछ फैक्टर्स हैं।
ये कुछ आपके पास सोर्सेस कह सकते हो, आप इसके ऊपर हेडिंग भी डाल सकते हो कि ये क्या है आपके लिए, ये है सोर्सेज ऑफ डिमांड, लिख ही लो, मैं तो कह रही हूं ये है आपके लिए सोर्सेज ऑफ डिमांड। और ये सारे के सारे जो इधर आपने फैक्टर्स लिखे हैं वो सारे हैं सोर्सेज ऑफ सप्लाई, कि कहां से आपके पास फॉरेन करेंसी आती है, और ये सोर्सेज है कहां से आपके पास से फॉरेन करेंसी जाती है। सबसे पहला पॉइंट है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, खरीदारी, सामान खरीद रहे हो भाई, अगर आप बाहर की कंट्री से गुड्स खरीदोगे या उनकी सर्विस लोगे तो आपके पास से तो पैसा जाएगा, तो ठीक है, इंपोर्ट एक सोर्स है डिमांड का। दूसरा, घूमने जा रहे हो तुम फॉरेन कंट्रीज के अंदर, आप फॉरेन टूर्स लगा रहे हो तो पैसा खर्च करोगे। तीसरा, यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, वन साइडेड, और ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, पैसा ट्रांसफर, मतलब कहीं पे भेजना। तो जब हमारी कंट्री से अब्रॉड में पैसा जाता है, कैसे जाता है, सपोज करो कि किसी के रिलेटिव रहते हैं, किसी का बच्चा जो है वो स्टडी के पर्पज से या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहीं बाहर गया हुआ है, तो यहां से अगर वो फैमिली पैसा भेज रही है फॉरेन कंट्रीज के अंदर तो उसे हम बोलेंगे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, वन साइडेड इसलिए है कि इन रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं की जा रही है। नेक्स्ट, अगर आपने फॉरेन कंट्री में कोई एसेट परचेज किया हो या कोई फॉरेन कंट्री में कोई सामान खरीदा हो, जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीद रखी है, कोई जमीन खरीद रखी है, या आपने किसी फॉरेन कंट्री के शेयर्स खरीद रखे हो, उनके एसेट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे वो फिजिकल एसेट्स हैं चाहे वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स भी आप किसी फॉरेन कंपनी के खरीद सकते हैं। अब स्पेक्यूलेशन क्या होता है, देखो स्पेक्यूलेशन का मतलब है कि सपोज आपको ऐसी न्यूज पता चली कि जो यूएस डॉलर है वो इन फ्यूचर महंगा होने वाला है। इन फ्यूचर अगर आज वो 70 रुपए का है तो इन फ्यूचर वो 80 रुपए का होने वाला है, तो आप क्या करोगे, अभी खरीदना शुरू करोगे ना, आप अभी खरीदना शुरू करोगे, यानी कि इस टाइम पे आप अपना बाइंग नेचर शो करोगे कि आप यूएस डॉलर को खरीदोगे, आप फॉरेन करेंसीज को खरीदना शुरू करोगे। तो दिस इज नोन एज स्पेक्यूलेशन, कि समटाइम्स स्पेक्यूलेशन की वजह से भी हम डिमांड शो करते हैं, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं कि शायद फॉरेन करेंसी इन फ्यूचर महंगी हो जाएगी तो हम उसे आज ही परचेज कर लेंगे, तो आज हमारे साथ आउटफ्लो हो जाएगा ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। हो सकता है हमारी कंट्री ने कुछ लोन्स ले रखे हो फॉरेन कंट्री से, तो जब जब हम उनको वापस करेंगे तब तक हमारे पास से पैसा जाएगा। ठीक है, तो इन सभी केसेस में आपने देखा कि हमारे पास से पैसा जा रहा है। ठीक, ये तो हो गए सोर्सेज ऑफ डिमांड। जस्ट अपोजिट सोर्सेज ऑफ सप्लाई, क्योंकि वहां पे पैसा आना है। यहां पर आप इंपोर्ट लिख रहे हो तो यहां पर आप एक्सपोर्ट लिखोगे ना, क्योंकि जब आप सामान बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, जब आप अपने यहाँ से कहीं फॉरेन कंट्री में टूर करने के लिए जाओगे तो आप पैसा खर्च करोगे ना, बट जब फॉरेनर्स आपके यहाँ पर फॉरेन टूर के लिए आएंगे, अगर फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं फॉरेन टूर करने के लिए, मतलब उनके लिए हमारी कंट्री में आ रहा फॉरेन टूर है, तो हमारे पास क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी। उसके अलावा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, अब वहां से कोई पैसा भेज रहा है हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि रेमिटेंसेस आ रही है हमारे यहाँ पर, तो वो भी हमारे लिए सप्लाई है ऑफ फॉरेन करेंसी। अब अगर वो लोग हमारे यहाँ पे एसेट्स परचेज कर रहे हो, तो वो हमारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भी तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है। अब फिर से स्पेकुलेशन आया, ये पॉइंट दोनों में सेम है, लेकिन अब यहाँ पे आप बाय नहीं करोगे। अब आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर हो सकता है यूएस डॉलर सस्ता हो जाए, अब 80 से अब वो 70 का हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, यार अभी बेचने में फायदा है ना, तो इस टाइम पे आपका नेचर क्या होगा, सेलिंग का नेचर होगा, आप सेल करना शुरू करोगे। तो स्पेकुलेशन की वजह से अब यहाँ पर आपके पास सप्लाई आ रही है। उसके अलावा लोन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे हमने लोन की पेमेंट वापस करी, लेकिन लोन आना हमारे लिए क्या है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। उसी तरीके से कोई हमें डोनेशन दे रहा है, ग्रांट्स दे रहा है, तो पैसा आ रहा है ना, तो जब भी आपको दिखे कि फॉरेन एक्सचेंज आपकी कंट्री में आ रही है तो वो सोर्सेज ऑफ सप्लाई को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्लियर हो गया डिमांड और सप्लाई के सोर्सेस क्या क्या है। जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास से फॉरेन करेंसी जाती कब कब है, वो कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है और आपके पास से उसका आउटफ्लो होगा। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो कब कब होता है, वो कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपके पास पैसा आता है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी अगर राइज होती है तो उसका रीजन क्या है, तो बहुत सिंपल सा रीजन है। आपको ये डिमांड और सप्लाई, ये आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है और वही कॉन्सेप्ट आज यहाँ पर यूज होगा। जब आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स डिमांड, यानी कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी।
जब यहाँ पर हम फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए फॉरेन करेंसी भी एक कमोडिटी है यहाँ पे, क्योंकि उसको भी तो मार्केट में एज अ गुड बेचा जा रहा है। आप फॉरेन करेंसी को भी तो खरीद और बेच रहे हो यहाँ पर, तो आप मानो कि ये आपकी कमोडिटी है। तो जिस तरीके से प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप था कि अगर प्राइस बढ़ती थी तो डिमांड कम हो जाती थी, और अगर प्राइस कम होती थी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती थी, लाइकवाइज यहां पर भी है। फिर जब आप सप्लाई पे आए तो आप प्रोड्यूसर्स की साइड से सोचते थे कि प्रोड्यूसर की साइड से हमने ये पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ दैट कमोडिटी, कि यहां पर है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ दैट कमोडिटी। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाई कम होगी। बिल्कुल यहां पर भी यही है। तो यहां पर भी आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है बिटवीन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा बिटवीन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो देखो there is an inverse relationship between the rate of foreign exchange की राइज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि there is an inverse relationship। अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसका रीजन क्या होगा? प्राइस कम। अब यहाँ पे ना प्राइस नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या अगर प्राइस भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा बोलना है प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो डिमांड बढ़ने का इकलौता रीजन है प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स। अब अगर फॉरेन करेंसी का रेट कम होता है, या कहूं कि फॉरेन करेंसी सस्ती हो रही है, सीधा सा मतलब है कि आपके लिए फॉरेन करेंसी क्या हो रही है? सस्ती हो रही है, चीपर हो रही है। इसका मतलब अगर मैं हम एग्जांपल के लिए सिर्फ डॉलर ले लेते हैं कि डॉलर हमारे लिए फॉरेन करेंसी है, इसका मतलब डॉलर हमारे लिए हो गया सस्ता। अब जहां जहां जिस जिस कंट्री के अंदर डॉलर यूज होता होगा, वैसे तो डॉलर ऑफिशियली हर जगह यूज किया जाता है, तो अब आपका इसका आपकी कंट्री पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अगर भाई फॉरेन करेंसी फॉल हो जाती है, हम कह रहे डिमांड राइज हो जाती है। क्यों डिमांड राइज हो जाती है? क्योंकि हमारे लिए फॉरेन गुड्स सस्ते हो जाएंगे अब, क्योंकि उनकी करेंसी सस्ती हो गई ना। अगर उनकी करेंसी सस्ती हो गई है तो उससे हमें यह फायदा होगा कि हमारे लिए फॉरेन गुड्स चीपर हो जाएंगे, और अगर चीपर होंगे तो हम इंपोर्ट्स को क्या कर देंगे? राइज कर देंगे। इंपोर्ट बढ़ना किसका सोर्स था? डिमांड का, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, उसी तरीके से और क्या होगा? जब उनकी करेंसी सस्ती हो गई तो हमारे लिए वहां का टूरिज्म सस्ता हो जाएगा, हम वहां घूमने जा सकते हैं सस्ते में, तो यानी कि टूरिज्म इंक्रीज होगा तो फिर पैसों की जरूरत पड़ेगी फॉरेन करेंसी की। उसके अलावा क्योंकि वहां के फॉरेन करेंसी सस्ती हो गई है तो वहां इन्वेस्टमेंट करना सस्ता हो जाएगा हमारे लिए, चाहे शेयर्स में कर रहे हो चाहे फिक्स्ड एसेट्स में कर रहे हो, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि इस टाइम पे फॉरेन करेंसी सस्ती है, तो फॉरेन करेंसी को खरीदने में फायदा है या बेचने में? खरीदने में फायदा ना, कि बाद में बेचेंगे। तो यहाँ पर बाइंग ऑफ फॉरेन करेंसी होगी ड्यू टू द स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। तो इन सभी रीजंस में आप डिमांड को रिप्रेजेंट करते हो, तो सभी रीजंस की वजह से डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यहां तक हो गया क्लियर? अब डिमांड कर्व बनाना आपको सीखना है। डिमांड कर्व याद करो, कॉमर्स का बचपन, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग? ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप। तो आपको ये आना चाहिए कि सपोज करो आपका ये इनिशियल प्राइस, आप इनिशियल रेट ये था, आप R1 पे थे, जब आप R1 पे थे तो आप Q1 डिमांड कर रहे थे। उसके बाद हमने कहा कि प्राइस जो है फॉरेन करेंसी की वो फॉल हो गई, यानी कि रेट फॉल हो गया, तो इस रेट के फॉल हो जाने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। तो ये क्लियरली आपके डिमांड कर्व को शो करता है, और ये शो करता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द रेट एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर हो गया? डिमांड क्लियर, सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मुझे आप बताइए कि अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो रीजन क्या है? फॉरेन करेंसी की प्राइस बढ़ गई होगी, या मैं कहूं रेट ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब अगर फॉरेन करेंसी की प्राइस बढ़ गई है ना, तो आप कहोगे कि आपके लिए जो फॉरेन करेंसी है वो कॉस्टली हो गई, या हम कहें डियरर हो गई। डियरर का मतलब ये होता है कॉस्टली हो जाना। तो मेरे लिए फॉरेन करेंसी महंगी हो गई, तो उनका सामान सस्ता होगा या महंगा? महंगा हो गया, और हमारी कंट्री का सामान उनके लिए सस्ता, यानी कि अब उनको डोमेस्टिक गुड्स हमारे क्या पड़ रहे हैं? सस्ते पड़ रहे हैं। तो जब उनको सस्ते पड़ेंगे तो वो क्या करेंगे? हमारे यहाँ से सामान खरीदेंगे। इसका मतलब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, और एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से पैसा आएगा, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अब उनके लिए हमारे यहाँ पे टूर करना सस्ता पड़ेगा,
पहले यहाँ पे तो हमारा उनके यहाँ पे जाना सही था, लेकिन अब उनका हमारे यहाँ पर आना सस्ता पड़ेगा, तो टूरिज्म हमारी कंट्री में इंक्रीज होगा जिससे पैसा आएगा। उसके अलावा अब उनके लिए हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आसान रहेगा, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से फिर से पैसा आएगा। अब स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, आज चीज जो है, जो फॉरेन करेंसी आज वो महंगी बिक रही है, मतलब उसके प्राइस इंक्रीज हुए हैं, तो ऐसे में फॉरेन करेंसी को बेचने में फायदा है ना, तो स्पेक्यूलेशन से हम गेन करेंगे कैसे, फॉरेन करेंसी को सेल ऑफ करके। ठीक है, इन सभी केसेस में सप्लाई इंक्रीज होगी। अगर आपसे यही केस फॉल इन सप्लाई पूछ ले तो सब रिवर्स कर दोगे। ऐसे यहां पर भी मैंने राइज समझा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आपसे राइज ही पूछा जाएगा, ये मत कहना कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया पेपर में। राइज है, फॉल है, आपने राइज समझ लिया, फॉल अब आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको रिलेशनशिप पता है कि क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे आपने कहा कि राइज इन सप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि रेट इंक्रीज हुआ। तो पहले आप R1 रेट पे थे तो Q1 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, जैसी रेट इंक्रीज हुआ आपने Q2 क्वांटिटी सप्लाई करनी शुरू कर दी, जिससे आपको एक अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर मिल गया। ठीक है, आपको इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई कर बनाना आ गया। अब इसी की हेल्प से हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर रेट डिसाइड होता है, हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। अब ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, यानी कि फॉरेन मार्केट के अंदर हम किस तरीके से रेट डिटरमाइन करते हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। आपने अभी अभी देखा कि डिमांड कर्व कैसे बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों बनता है, ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले डिमांड कर्व बनाया, ये आपकी फॉरेन मार्केट में डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, उसके बाद आपने अभी अभी पढ़ा कि जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज। जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं उसी पॉइंट को हम बोलते हैं द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो रेट एस्टैब्लिश हुआ, आपका जो रेट डिटरमाइन हुआ, वही है आपका इक्विलिब्रियम रेट। और उसी रेट पे आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी से क्या कर रहे होते हो, एक्सचेंज। यानी कि इस पॉइंट पे जितना आपने फॉरेन करेंसी को डिमांड किया उतना ही फॉरेन करेंसी को सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अब देखने में तो बहुत इजी डायग्राम है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर, बट कोई भी डायग्राम इकोनॉमिक्स के अंदर बिना एक्सप्लेनेशन के अधूरा है। अगर आप सिर्फ इतना सा बनाकर आ जाओगे तो आपको आधे नंबर ही मिलेंगे। आधे नंबर इन द सेंस ऑफ कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो टीचर 1 नंबर 1.5 नंबर इस तरीके से दे देगा, और अगर आपने पूरी ये इस तरीके से पूरी मार्किंग भी नहीं करी तो उसके भी नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। जब भी आप डायग्राम बनाते हो ये चीजें भी लिखना नहीं भूलना होता। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन लिखनी कैसे होती है, बहुत आसान होती है। आपको ये पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करना है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, रिलेशनशिप बता दो, ये ई पॉइंट क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कब एस्टैब्लिश हुआ, जब ये दोनों इंटरसेक्ट हुए, इसी पॉइंट पे ये हमारा इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जिस रेट पे हम एक्सचेंज रेट को क्या करेंगे, दो करेंसी को एक्सचेंज करेंगे, और कितनी क्वांटिटी करेंगे, इतनी ओक्यू क्वांटिटी करेंगे। तो बस इन्हीं सब चीजों को आपको डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, समझ आ गई बात। ठीक, नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच गए उसके बाद भी तो ऐसा हो सकता है ना कि मार्केट फ्लक्चुएशन हो जाए। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में डिमांड और सप्लाई चेंज होती रहती है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जितने से डिमांड चेंज हो रही है उतने से सप्लाई चेंज हो, और जरूरी नहीं है कि अगर डिमांड चेंज हुई है तो सप्लाई भी चेंज हुई हो। तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे 4 कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं। एक में डिमांड बढ़ेगी या डिमांड घटेगी, या तो सप्लाई बढ़ेगी या सप्लाई घटेगी। एक तो होता है आपका बेसिक डायग्राम। अब मैं ना वो सारी चीजें नहीं लिख रही हूँ, मैंने आपको एक बार समझा दिया कि क्या लिखना होता है, अब आप खुद लिखेंगे उस चीज को। ये हो गया आपका डिमांड कर्व, ये हो गया आपका सप्लाई कर्व। इस पॉइंट पे आप कह रहे हो कि क्या एस्टैब्लिश हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ये है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, या हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम रेट। अब आपने क्या लिखा है यहाँ पे, राइज इन डिमांड। जब डिमांड बढ़ती है ना तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है। ठीक है, डिमांड बढ़ना कहाँ शिफ्ट होता है, राइटवर्ड। तो आप यहाँ पर अपने डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे। अब आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, ये रहा, ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टैब्लिश हुआ, और आपने देखा कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो क्वांटिटी एक्सचेंज है वो तो इंक्रीज हुई, ऑब्वियसली जब डिमांड इंक्रीज हुई है तो होगी इंक्रीज। एट द सेम टाइम आपको दूसरा इंपैक्ट ये देखने को मिला कि जो आपका रेट है वो भी इंक्रीज हो गया। इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी अगर आपकी सिर्फ डिमांड चेंज होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है,
आपका रेट इंक्रीज होता है और क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। चलो अब फॉल इन डिमांड के लिए देखते हैं। अगेन ये आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, इक्विलिब्रियम रेट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब आप कह रहे हो कि फॉल इन डिमांड हो रहा है, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करोगे अपने डिमांड कर्व को आप। न्यू इक्विलिब्रियम कहां एस्टैब्लिश हुआ? इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे आपने देखा कि क्वांटिटी क्या हो गई है? क्वांटिटी फॉल हो गई है, और इसी के साथ जो रेट हुआ है वो भी फॉल हो गया। तो यहां पे हमें इंपैक्ट देखने को मिला, रेट भी डिक्रीज हो गया है और क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब राइज इन सप्लाई का देखते हैं। पहले बेसिक डायग्राम बनाना होता है। अब कॉन्सेप्ट है राइज इन सप्लाई। ठीक है, जब आप सप्लाई को बढ़ाओगे तो सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट करोगे? राइटवर्ड। अब आपने राइटवर्ड शिफ्ट किया, ये है आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी पॉइंट पे क्वांटिटी इंक्रीज हो गई और प्राइस क्या हुआ? रेट आपका फॉल हो गया। अब यहां से हमें क्या मिला कंक्लूजन? कि जो रेट है वो फॉल हो गया है लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है। ऊपर से नीचे में डिफरेंस दिख रहा है? अगर दोनों राइज है तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी, लेकिन यहां पे रेट इंक्रीज हो रहा है और यहां पे रेट फॉल हो रहा है। ठीक है, फॉल इन सप्लाई। अगेन डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, बेसिक डायग्राम बनाया। अब आप कह रहे हो फॉल इन सप्लाई, तो फॉल इन सप्लाई का मतलब है आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट करोगे। लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ जिसके अंदर क्वांटिटी डिक्रीज, लेकिन जो हमारी प्राइस है या आप रेट कह रहे हो तो रेट हो गया हमारा इंक्रीज। तो यहां से हमें कंक्लूजन निकला कि जो रेट है वो इंक्रीज हो गया है, क्वांटिटी डिक्रीज। यहाँ पे भी देख पा रहे हो डिफरेंस? क्वांटिटी तो घटेगी क्योंकि फॉल है, बट यहाँ रेट डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे रेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि डायग्राम वाले क्वेश्चन जो भी आ सकते हैं इस चैप्टर से वो ऐसे ही आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो, आप जब मार्केट के बारे में पढ़ते हो तो आप कहते हो कि क्लॉथ मार्केट है, तो क्लॉथ मार्केट का मतलब क्या? वहां पे कपड़े बेचे जाते होंगे। आप कहते हो फर्नीचर मार्केट है, तो इसका मतलब वहां पे फर्नीचर बेचा जाता होगा। आज आप यहाँ पे कह रहे हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन करेंसी। इसका मतलब ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर फॉरेन करेंसीज को एज अ कमोडिटी खरीदा और बेचा जाता है। आपने फॉरेक्स सुना है ना? फॉरेक्स मार्केट, तो वो जो आप फॉरेक्स मार्केट बोलते हो ना, वो एक्चुअल में हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही है, जिसके अंदर जिस तरीके से शेयर्स वगैरह खरीदे बेचे जाते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स खरीदे बेचे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट में फॉरेन करेंसी भी खरीदी और बेची जाती है। ठीक है, अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये हमें क्या फंक्शन प्रोवाइड करती है? तो ये हमें 3 तरीके के फंक्शन प्रोवाइड करती है। नंबर 1 इज ट्रांसफर फंक्शन, नंबर 2 इज क्रेडिट फंक्शन एंड नंबर 3 इज हेजिंग फंक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर ट्रांसफर फंक्शन की, तो ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या है कि सपोज 2 कंट्री के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, और अब आपको पता है कि हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। जैसे सपोज करो इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड हो रहा है। अब इंडिया की करेंसी है इंडियन रुपी और अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर। अब दोनों ही अलग अलग करेंसीज है, तो कैसे ट्रांजैक्शन होगी? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अपने ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू ये अलाउड करती है दोनों कंट्रीज को कि वो आपस में अपने परचेजिंग पावर को एक्सचेंज कर सके। आज आपके पास ये पता है आपको कि $1 की कीमत इंडियन रुपी के टर्म्स में कितनी है, तो ये आपको किसने बताया? ये आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नहीं बताया है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड करते टाइम आपको पेमेंट करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि $1 की कीमत इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी कितनी है। तो ये सारे तो ये जो पता चल पा रहा है आपको, ये किसकी हेल्प से पता चल पा रहा है? ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से। सो इट परफॉर्म थ्रू द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अब ये काम होता कैसे है? कुछ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सुना है कभी? अकाउंटेंसी में सुना होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने किसी से सामान खरीदा उधार पे, तो ना एक बिल बना दिया जाता है। जिसने पैसा देना होता है उसके लिए वो बिल्स पेएबल होता है, और जिसको पैसा मिलना होता है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, और इसको हम इन जनरल टर्म्स बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और यहाँ पे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्योंकि फॉरेन करेंसी में है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? बिल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। उसके अलावा कुछ बैंक ड्राफ्ट्स होते हैं, टेलीफोनिक ट्रांसफर्स भी होते हैं, तो उसके थ्रू, ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हो। ठीक,
नेक्स्ट द क्रेडिट फंक्शन। अब क्रेडिट फंक्शन के अंदर क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द क्रेडिट फॉर द फॉरेन ट्रेड। आपको पैसों की जरूरत है। अब आपको पैसों की जरूरत क्यों है? क्योंकि एक इंपोर्टर को ना, जैसे कि जब उसने बाहर से सामान खरीदा, तो जब बाहर से सामान खरीदते हो ना, तो वो पोर्ट यानी कि जो डेस्टिनेशन होता है वहां पर रखा हुआ है सामान, बट उसका पोसेशन लेने के लिए पहले आपको पेमेंट करनी होती है। अब सपोज करो आपके पास पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको उस काम के लिए भी पैसा देगी ताकि आप पोसेशन ऑफ गुड्स ले सको, मार्केट में बेच सको उन सामान को, और जो भी आपके बिल्स हैं उन्हें पे ऑफ कर सको। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स द क्रेडिट फॉर द फॉरेन ट्रेड। Credit is required by the importer to take the possession of the goods, sell them and obtain the money to pay off the bill. Second function clear? थर्ड, हेजिंग फंक्शन। अब इस फंक्शन को समझने से पहले हम हेजिंग का मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इन दोनों का मतलब तो आपको वैसे भी समझ आ रहा होगा। तो हेजिंग का मतलब क्या होता है? When the exporters and importers enter into an agreement to sell and buy the goods on some future date at current prices and exchange rate. अब क्या मतलब है इसका? सपोज करो कि एक एक्सपोर्टर है और एक इंपोर्टर है, उनके बीच में एक ट्रांजेक्शन हुई आज, लेकिन और आज के रेट पे ही उनके बीच में एक ट्रांजेक्शन हो गई है आज के डेट पे, आज जो रेट मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से, लेकिन उस ट्रांजेक्शन का जो कोई भी एक एस्पेक्ट है वो इन सम फ्यूचर डेट हो रहा है। जैसे कि हो सकता है फॉरेन करेंसी ट्रांसफर तो अभी कर दी गई है बट पेमेंट अभी नहीं हुई है। पेमेंट कब होगी? कभी फ्यूचर किसी डेट पे होगी, यानी कि आप यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो फ्यूचर ट्रांजेक्शन है। तो जब भी आप पेमेंट करोगे आप फ्यूचर में, तो क्या उस टाइम पे जो रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से करोगे या आज के हिसाब से करोगे? जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन करी, जिस रेट पे ट्रांजेक्शन करी उसके हिसाब से ना। तो हेजिंग यही होता है कि जब एक्सपोर्टर और इंपोर्टर किसी एक ऐसे ट्रांजेक्शन में एंटर होते हैं जिसके लिए वो फ्यूचर में कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो फ्यूचर डेट पे कंप्लीट होगी, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को हेजिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं। इससे फायदा या नुकसान क्या होता होगा? आज सपोज करो आपने $1 खरीद लिया 80 रुपए में, कल को वो डॉलर 90 रुपए का हो जाएगा। आपने आज ही ट्रांजेक्शन करके रख लिया, आपने एग्रीमेंट आज ही करके रख लिया, क्योंकि देखो इन फ्यूचर जब वो 90 का हो जाएगा तो आपको 10 रुपए पर डॉलर के हिसाब से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे वेरिएशन से बचने के लिए हम ट्रांजेक्शन में एंटर तो आज हो गए, लेकिन उसकी पेमेंट हम कब करेंगे? इन सम फ्यूचर डेट। ठीक है, तो हेजिंग फंक्शन यही है। इट इज यूज्ड टू अवॉइड द लॉसेस ड्यू टू द एक्सचेंज रेट वेरिएशन। हेजिंग फंक्शन क्या कहता है कि अगर आपको कोई नुकसान हो सकता है एक्सचेंज रेट चेंज हो जाने की वजह से, तो उस रिस्क से आपको बचाता है या उस रिस्क को मिनिमाइज करता है हेजिंग फंक्शन। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अभी मार्केट कितने तरीके की होती है? ये दो तरीके की मार्केट होती है, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट का मतलब क्या होता है? ऑन द स्पॉट, अभी के अभी। तो स्पॉट मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर रिसीट एंड पेमेंट इमीडिएटली हो जाती है। जैसे ही हमने ट्रांजैक्शन में हम एंटर हुए उसी टाइम पे पेमेंट हो गई। हालांकि रियलिटी ऐसी नहीं होती कि ऑन द स्पॉट ही हो जाता है, फिर भी 2 डेज का टाइम मिलता है। ठीक है, बट कह सकते हो कि हाँ 2 डेज, विद इन 2 डेज ये पेमेंट हो जाता है। मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर इमीडिएट ट्रांजेक्शन्स में एंटर किया जाता है और रिसीट्स और पेमेंट ऑन द स्पॉट हो जाती है। बट फॉरवर्ड मार्केट क्या है? इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इज सेटल्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट एट अ रेट अग्रीड अपॉन टुडे। यहाँ पे लेकिन जो भी आप मार्केट के अंदर जो भी फॉरेन करेंसी खरीद या बेच रहे हो, आप उसमें एंटर तो आज हो गए हो, आपने एग्रीमेंट तो आज ही बना लिया है, लेकिन आप उसको जो सेटल करोगे, जो सेटलमेंट का टाइम होगा वो कोई फ्यूचर डेट पे होगा जो आपने डिसाइड कर लिया है। तो इसीलिए इसको फ्यूचर मार्केट भी कहा जाता है। ठीक है, जिस रेट पे आप स्पॉट मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हो उसे स्पॉट रेट कहते हैं, और जिस रेट पे आप फॉरवर्ड मार्केट में ट्रांजैक्शन कहते हो उसको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा फॉरवर्ड मार्केट भी आपको 2 फंक्शन प्रोवाइड करती है। पहला तो हेजिंग फंक्शन ही, आपने हेजिंग फंक्शन में यही तो पढ़ा कि जब फ्यूचर में हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम हेजिंग फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये आपके जो रिस्क ऑफ लॉस है उसको मिनिमाइज करता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर करेंसी महंगी होने वाली है तो आप उसे आज ही खरीद रहे हो ना, तो ये आपको स्पेकुलेशन के थ्रू आपको प्रॉफिट कमाने में भी हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक का पूरा चैप्टर?